Assalamualaikum everyone, this is Rabia Manzoor and the topic of today's discussion is mod. Mod is another measure of central tendency. We have already discussed many measures of central tendencies like arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, and the last measurement is mod. Mod होता क्या है mod? Mod is the most frequently occurring value in the data. It's very simple. Mod का मतलब होता है जो वैल्यू आपके डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो उस डेटा का मॉड होता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है जिसमें एक वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, एक वैल्यू 5 टाइम रिपीट हो रही है और एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. तो जो 5 टाइम वैल्यू रिपीट हो रही है ना, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू इन योर डेटा इज द मॉड, राइट. और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है x और ऊपर डालते हैं ये mod x hat. This is the representation of mod. Maybe no mod or several mods. अगर एक डेटा मेरे पास है उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सारी वैल्यूज 1 टाइम्स हैं, तो उस डेटा का मॉड क्या होगा? उसका कोई मॉड नहीं होगा. तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा जो मतलब वेरी करती है ना मेजरमेंट, वो मॉड है. कि ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी डेटा का मॉड हो ही ना. मॉड का मतलब यही होगा ना, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल मतलब मेजरमेंट दैट टेल्स यू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डेटा. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी डेटा का मॉड ना हो. अगर उसमें कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट नहीं कर रही तो उसका कोई मॉड नहीं होगा. और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा मॉड हो जाए. हो सकता है कि एक डाटा में एक वैल्यू 5 टाइम्स रिपीट हो रही हो, एक और वैल्यू भी 5 टाइम्स रिपीट हो रही हो. तो फिर आप उन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? आपके पास वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो मॉड होंगी. सो इट कैन बी नो मॉड और मोर देन वन मॉड, राइट. दिस इज द ओनली मेजरमेंट दैट हैज मोर देन, मतलब दैट माइट बी मोर देन वन वैल्यूज और जीरो वैल्यू. Okay, now what are the merits? Mod is readily comprehensible and easy to calculate because इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. रॉ डाटा में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही होगी वो उसका मॉड होगी, यानी कि अनग्रुप डेटा में. तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत इजी है. हमने डाटा को देखते हैं और उसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है. सो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही होगी वो मॉड की वैल्यू होगी. तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्मूला इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा. Mod is not at all affected by extreme values. Obviously इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं या नहीं, क्योंकि मॉड का कोई फार्मूला नहीं है तो उनको कोई कंसिडर नहीं कर रहा. सो मॉड जो है एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता, जैसे कि मीडियन भी नहीं होता, सिर्फ मीन अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से. Mod can be conveniently located even if the frequency distribution has class intervals of unequal magnitudes. So, अगर आपके पास unequal intervals की frequency distribution है तो तब भी mod को identify करना बहुत आसान है. Open end classes also do not pose any problem in the location of mod. So mod का इन सारी चीज़ों से, frequency distribution से कोई particularly connection इस तरह से नहीं है कि mod को identify करना बहुत आसान है. Mod is the average to be used to find the ideal size. Okay. These are the merits of mod. Demerits. Mod is ill defined. Obviously कोई formula नहीं है और हम लोग एक सब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग उसके मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू को एज एन एवरेज वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं. सो ये इतनी ज़्यादा अगर हमारे पास, इट डिपेंड्स कि आपके डेटा की नेचर क्या है. अगर आपका डेटा डिस्क्रीट नेचर का है सो दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल एवरेज. Otherwise, if the nature of your data is continuous or you know
इट्स काइंड ऑफ यू कैन से क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर या डिस्क्रीट डाटा के ऊपर जो मॉड है वो दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, अदरवाइज इन कंटिन्यूस डाटा इट इज नॉट अ गुड measure to define the average of your data. It is not based upon all the observations as I have already discussed. So it do not have any particular formula. So it do not involve or engage all the observations that has in the data. It is not capable of further mathematical treatment. As compared with mean, mod is affected to a great extent by fluctuations of sampling. So sampling जब आपने proper perform की है, so उसकी अगर उसके अंदर fluctuations हैं तो उससे जो mod है वो affect होता है. ठीक है? So these are the demerits. Let's take an example. At first, we will consider the example of raw data or ungrouped data. So we have three different raw data. Data number 1, data number 2 and data number 3. अब हमने देखना है कि इसमें से मॉड क्या है. सबसे पहले हम लोग पहला डेटा देखते हैं. देखें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस देखनी है. इट इज़ गुड कि अगर आप उसको अरेंज कर लें तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है. अदरवाइज इट इज़ ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी. ये तो बहुत छोटा सा डाटा है, अगर थोड़ा लंबा डाटा हो तो उसमें से फिर आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, 10.3, 4.9, 8.9, 11.7, 6.3, 7.7. अब इसमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, तो इस डाटा का कोई मॉड नहीं होगा. नो मॉड. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रॉ डाटा. 6.3, 4.9, 8.9, 6.3, 4.9, 4.9. अब now this is the value. Okay, this is the value 4.9. ठीक है, जो कि repeat हो रही है कितने times? 3 times. So this is the value of your mod. So you will say the value of mod is 4.9. ठीक है. Now let's take another example. We have another data which has values 21, 28, 28, 41, 43, 43. अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे 43 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 28 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इस डेटा के कितने मॉड्स होंगे? 2. यहाँ पे मॉड की वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू, इस तरह का डेटा है, इसके 2 मॉड्स हैं, 28 एंड and 43. ठीक है. So there is no formula, you just need to look at the values, how many values are repeating, and the value who's more repetitive is the mod, either it is 1, 2 or 3. It doesn't matter कि you have only one value who's repeating the largest number of times. There can be 2 values, there can be 3 values, and so on. Now, okay, let's take another example. All right. Okay, we have another data. अब अगर आप देखें कि इस डेटा में, ये देखें, ये डिस्क्रीट नेचर का डेटा है, तो इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 एक ही दफ़ा है, 4 है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4, 6, 7, 8, 9, 0 1 टाइम रिपीट हो रहा है. तो इस डेटा का मॉड होगा 4. इस डेटा में 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. हाँ जी, तो इस डेटा के 2 मॉड होंगे, 10 एंड 3. और नेक्स्ट डेटा है 10, 34, 23, 12, 11, 3, 4. तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इस डेटा का मॉड होगा nil. इस डेटा का मॉड ही नहीं.
Okay, I'm sure it is clear to all of you now. Let's move to the formula for group data. The formula of the mod for group data is L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 into C. Okay, the terminology which I have used instead of, okay, let me try something. This is the formula which I generally prefer or use. Okay, this is not compatible to the, okay, this is not compatible. So I tell you from the, I tell you with this formula by using. Okay, this is the formula which we generally use. L plus Fm minus F1 divided by Fm minus F1 plus Fm minus F2 into H. H is class interval, right? Fm is the frequency of mod class. F1 जो है वो mod class से previous class की frequency को कहते हैं, और F2 जो है वो mod class से next class की frequency को कहते हैं. L is the lower class limit of the mod class. जिस तरह से हमने मीडियन निकाला था और मीडियन निकालते हुए हमने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई की थी पहले, इसी तरह हम लोग मॉड निकालते हुए भी मॉड क्लास पहले आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, let's move to the example. So this is the same formula with different terminology, just they have used H as a class interval, but I use terminology C, but I use generally H and they are using C. There is no other difference. नीचे सिर्फ brackets open है and otherwise the formula is same. Okay, let's take an example in case of group data. Find the mod for the group data. So we have a group data in which we have classes and a frequency. ठीक है? Now we want to calculate mod. But mod निकालने से पहले हमने ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि mod class क्या होती है. मीडियन के केस में तो एक फॉर्मूला है सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लोग उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं और वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं मीडियन क्लास. बट मॉड क्लास निकालना बहुत आसान है. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉड क्लास होगी. अगर आप ऑब्जर्व करें 27, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपकी जो मॉड क्लास है वो ये होगी. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉड क्लास होगी. ओके, सो मॉड क्लास को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. नाउ लेट्स सॉल्व इट. Okay, so this is the data, these are the classes, and this is the frequency, and it is very simple and easy. So this is the mod class as I have already discussed. This is a mod class. ठीक है? All right. Right? So this is the mod class. क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है. अब हमने यहाँ से 4 मेजरमेंट्स निकाले. एक हमें चाहिए L जो होता है वो लोअर क्लास लिमिट होती है मॉड क्लास की, विच इज़ 40. FM जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. F1 होगा मॉड क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, विच इज़ 20. F2 होगा मॉड क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, which is 15. That's it. We don't need any other thing. Yes, we need H. Yes. How can I forget? So we need H. H is basically
क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट 50 minus 40 is equals to 10. So class interval is h is 10. So these are all the measurements we have: L, we have FM, we have F1, we have F2, and we have h. That's all for the calculation of mod. Now I am substituting the values, all the values in the formula, and L 40 plus FM 27 minus F1 that is 20 and F2 जो था वो 15 था, ठीक है? 2 FM minus F1 minus F2 into H यहाँ पे C है, I'll write it H. I'm writing it H. Alright? इसको हम यूज नहीं कर रहे, इस टर्मिनोलॉजी को हमने यूज नहीं किया, राइट? इनटू H. सो मैंने इसके अंदर से वैल्यूज पुट किए H और मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आ गया है 43.68. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉड. आई होप आपको समझ आ गई होगी एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. जो वैल्यू डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है वो मॉड है. अनग्रुप डाटा में देयर इज़ नो फॉर्मूला एंड ग्रुप डाटा में जो मॉड है वो आपके पास आ जाता है मॉड क्लास. ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉड क्लास होती है और उसमें से फिर हम L, FM, F1, F2 और H कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फिर हम लोग उसको फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. That's all for today's lecture. I hope कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस कॉन्सेप्ट की. See you in the next lecture. अल्लाह हाफिज़.